हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे कहानी संग्रह के अंतर्गत आज हम एक नई कहानी स्मृतियों में पिता का अध्ययन करेंगे। यह आपके बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर के अंतर्गत संकलित एक कहानी है, जिसको लिखने वाले कहानीकार का नाम है रघुनंदन त्रिवेदी। अब हम चर्चा कर लेते हैं सर्वप्रथम रघुनंदन त्रिवेदी के बारे में। रघुनंदन त्रिवेदी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था और उनका देहावसान 2004 ईस्वी में हो गया था। नई पीढ़ी के कहानीकारों में जोधपुर के रघुनंदन त्रिवेदी का नाम महत्वपूर्ण रहा है। 1935 से 2004 में कम आयु में ही उनका जो निधन है वो हो गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ कहानियाँ लिखी और अग्रणी पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती भी रही हैं और ये कहानियाँ बहुत चर्चित भी हुई हैं, क्योंकि उनकी कहानियाँ जो हैं वो शिल्प की दृष्टि से अति उत्तम कहानियाँ कही जा सकती हैं और उनका जो अंदाज़े बयां है, जो कहानी को कहने का तरीका है, वो बहुत ही प्रभावशाली था। इसी कारण उन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी वो पत्रिकाओं में छपी और चर्चित भी हुई। उनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। वह लड़की अभी जिंदा है, वह ट्रेजेडी क्यों हुई तथा हमारे शहर की भावी लोक कथा। वह लड़की अभी जिंदा है पर उन्हें राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर का रांग्य राघव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उनके पास एक नई तरह की भाषा थी। नई तरह की भाषा से मतलब है कि बहुत ही अच्छी तरह से जो अभिव्यक्ति है वो उनकी कहानियों में दिखाई देती थी। उनकी अच्छी अभिव्यक्ति, अच्छी शिल्प दृष्टि के कारण ही उनकी जो कहानियाँ हैं वो अत्यंत ही प्रभावशाली होती थी। उनके कथ्य को सर्वथा जो है नया शिल्प मिलता था। यह उनकी अद्भुत ही क्षमता थी। तो यह हो गई सामान्य बातचीत रघुनंदन त्रिवेदी जी के बारे में। अब हम उनकी कहानी का अध्ययन कर लेते हैं, जिसका नाम है स्मृतियों में पिता। स्मृतियों का मतलब है यादों में पिता को देखना। स्मृतियाँ यानी यादें। किसी को याद करने का मतलब है उसका सपना देखना, क्योंकि सपने में ना तर्क होता है ना तरतीब, मतलब ना तो कोई क्रम होता है। तरतीब यानी कोई क्रमानुसार चलती हुई कहानी नहीं होती है। सपना तो कहीं से भी शुरू हो जाता है, कहीं पे भी ख़त्म हो जाता है और अपनी ही मानसिकता के अनुसार वो चलता रहता है। अब ये जो कहानी है वो कहानीकार ने टुकड़ों टुकड़ों में अपने पिता की महत्वपूर्ण बातों को याद किया है और इसे विभिन्न भागों में बांटते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम कहानीकार कहता है, अकेले थे तब कठोर थे, जो कमाते खर्च हो जाता, कुछ बचता नहीं था, कोई चिंता भी नहीं थी, खाते पीते और तान कर सो जाते थे। देखा जाए तो मज़े में थे, पर कुछ अधूरा सा भी था तो सही। एक किस्म का अनमनापन, जीने का जैसे कोई मतलब ही नहीं। दरअसल कुछ होना था, कुछ इस तरह कि जैसे कोई सख्त और खट्टी सी चीज़ किसी नर्म और मीठी सी चीज़ में तब्दील होना चाहिए, मसलन आम या बेर। तो वह क्या करे, पिता कह रहे थे। अब यहाँ पर पिता अपने बच्चों को कहानी सुना रहे थे, अपने शादी से पहले के किस्से, क्योंकि तब वो अकेले रहा करते थे तो उनका स्वभाव थोड़ा कठोर हुआ करता था। वो खुद में ही मस्त रहा करते थे, लेकिन फिर भी एक अधूरापन उनकी ज़िंदगी में था। वो बहुत सख्त थे, वो कठोर थे, लेकिन किसी का साथ पाकर वो नर्म हो जाना चाहते थे, कठोरता को त्याग देना चाहते थे। आगे वो कहते हैं, किस्से की शुरुआत दिलचस्प थी। मैं और भाई और बहन उत्सुक सुन रहे थे, माँ सिर्फ मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराती हुई माँ का चेहरा एकदम बहन से मिलता जुलता था, वैसे ही जैसे कुछ उदास, कुछ गंभीर होकर बहन अपने चेहरे को माँ जैसा कर लिया करती। अगर पिता को कहीं बाहर जाना होता
तो वे माँ की उस मीठी सी मुस्कुराहट को जरूर अपने साथ ले जाते। पर यह दिसंबर की सुबह थी। पिता को कहीं जाना नहीं था। वे फुर्सत में थे। हमारे बीच अंगीठी पड़ी थी। अंगीठी पर चाय उबल रही थी। माँ की मुस्कुराहट को हमने चाय में घुल जाने दिया। फिर जो पिता ने कहा सब मुझे याद है। वो कह रहे थे उन्होंने शादी की, घर बसाया, बाद में हम आए और यूं उनकी सारी कठोरता जाती रही। मतलब जब पिता अपने बच्चों को कहानी सुना रहे थे तो माँ हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और कहानीकार को अपनी माँ का वो चेहरा बिल्कुल अपनी बहन के जैसा ही प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार माँ मुस्कुराती थी या गंभीरता को अपने चेहरे पर ओढ़ लेती थी, बिल्कुल वैसे ही उसकी बहन भी व्यवहार करती थी। अगर उसके पिता कहीं बाहर जाते थे तो माँ की उसी मुस्कुराहट को साथ ले जाते, मतलब माँ को हंसता मुस्कुराता हुआ छोड़कर जाते थे और उसी याद को मन में लिए वहाँ से जाते थे। लेकिन आज क्योंकि दिसंबर की सुबह थी तो पिता को कहीं जाना नहीं था, इसी कारण वो बच्चों को अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। इसी बीच अंगीठी पर चाय भी बन रही थी और माँ की मुस्कुराहट को हमने चाय में घुल जाने दिया, अर्थात माँ बड़ी खुश होकर धीमे धीमे चाय को बना रही थी। आगे बात करते हैं। अक्सर पिता कहते मैं उस रोटी से प्यार करता हूँ जिसे मेरी स्त्री बनाती है और उस दरवाजे से भी जहाँ मैं प्रतीक्षा करती हुई मिलती है। नौकरी के सिलसिले में एक बार महीनों उन्हें अकेले ही दूसरे शहर में रहना पड़ा। उनकी सेहत गिरती जा रही थी। बाबू यह आपको क्या हो गया? भाई पूछ रहे थे। मैं ढाबे की रोटी खाता हूँ, पिता ने कहा। ढाबे की रोटी में क्या होता है? मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ सका था, इसलिए पूछ बैठा। सब कुछ होता है, बस घर की गंध नहीं होती। पिता के इस संक्षिप्त से उत्तर के बाद हम दोनों भाई चुप थे। अर्थात यहाँ कहानीकार ये कहना चाहता है कि जो घर की रोटी होती है, घर का प्यार होता है, उसमें घर का जो अपनापन घुला हुआ होता है, तो वही रोटी जो है अच्छी लगती है। उस दरवाजे पर वो प्यार करते हैं जहाँ उनकी स्त्री प्रतीक्षा करते हुए मिलती है, अर्थात वही घर लगता है जहाँ पर मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया जाता है। अगर महीनों कहीं दूर रहना पड़े, दूर रहकर काम करना पड़े, तो सेहत खराब हो जाती है, क्योंकि घर में अपनेपन से स्वागत करने वाला कोई नहीं होता। वो ढाबे की रोटियां भी वो स्वाद नहीं दे पाती जो घर में प्यार से बनी हुई अपनेपन की रोटियों में होता है। अर्थात घर से बाहर रहना, नौकरी करना अत्यंत ही मुश्किल कार्य है। घर पर जो प्यार, जो अपनापन, जो स्नेह मिलता है वह बाहर नहीं मिल पाता है। इसी कारण जो इंसान है वो व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से कमजोरी अनुभव करने लगता है। उन्हें मिठाई का शौक था। उनके एक दोस्त बता रहे थे कि दफ्तर से वापसी के वक्त मिठाई की दुकान आते ही वो चलते चलते रुक जाते, शोकेस में सजी हुई मिठाइयों को गौर से देखते, सोचते और कुछ खरीद कर थैली में रख लेते। बाकी सब तो ठीक, लेकिन वे वहाँ खड़े रहकर सोचते क्या हैं? मैंने पूछा। माँ ने जवाब नहीं दिया। पिता भी चुप रहे। इस बात को कई साल हो गए। अभी एक दिन मिठाई की दुकान के आगे खड़ा बर्फ़ी को देखते हुए मैं सोच रहा था कि इसे खाते हुए मेरे बच्चे का चेहरा कैसा हो जाएगा, और बस उसी वक्त मुझे पिता की चुप्पी याद आ गई। अर्थात यहाँ पर जब पिता अपनी मिठाई के शौक़ के बारे में बताते, तब उनके एक दोस्त ने उससे जुड़ा किस्सा बताया कि वो मिठाई की दुकान के आगे जाते जाते रुक जाते थे, मिठाई को देखते थे, फिर कुछ सोचते थे। तो वो क्या सोचते थे? बच्चों के मन में यह एक शंका थी। तब जब बच्चे खुद युवा हुए, खुद अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदने गए, तब कौन कौन सी मिठाई बच्चों को पसंद है, कितने चाव से वो खाते हैं, कितने चाव से खाते हुए वो खुश होते हैं, उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता, कितना संतोष दिखाई देता है। जब एक पिता ने अपने बच्चे की सारी स्थितियों को अनुभव किया, तब उसे समझ में आया कि मेरे पिता भी दुकान के आगे खड़े हुए यही सब सोचा करते थे। यह पहली बार हुआ था कि शरद पूर्णिमा का दिन था और पिता घर पर नहीं थे। उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी, परंतु
महीने में एक आध बार वो ज़रूर घर आया करते। घर आने से पहले वे कभी कोई सूचना नहीं दिया करते थे, शायद इसलिए कि अपनी नौकरी की वजह से वे पहले घर आना तय नहीं कर पाते थे। ऐसा तो कई बार हुआ कि 2-3 दिनों की लगातार छुट्टियां पड़ने पर भी वो घर नहीं आए, और यह भी कई बार हुआ कि वे बिना किसी छुट्टी के अचानक ही घर आ गए। ऐसे में उनका यूं अचानक घर आ जाना हमारे लिए आकस्मिक होता। उन्हें देखकर हमें आश्चर्य होता, लेकिन माँ बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई देती। मतलब यह है कि उनके पिता जो हैं अधिकतर घर पर बिना बताए ही आया करते थे, क्योंकि उनकी नौकरी ही कुछ ऐसी थी कि उनकी छुट्टियों का पहले से कुछ भी अता पता नहीं होता था। अचानक से उन्हें छुट्टी मिलती और वे घर पर आ जाया करते थे। उनका इस तरह से अचानक घर आ जाना बच्चों को अचंभे में डाल देता था, लेकिन उनकी जो माँ थी वो बिल्कुल व्यवहारिक, बिल्कुल शांत दिखाई देती थी, जैसे कि उनको पता होता था कि आज उनके पति जो हैं घर पर आने ही वाले हैं। आगे उन्होंने लिखा है, लेकिन माँ बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई देती, बल्कि बिना किसी सूचना के भी माँ को पता होता कि आज वे आएंगे। माँ अनुमान लगाया करती थी। जिस दिन माँ के अनुमान के मुताबिक पिता आने वाले होते, उस दिन सुबह के वक्त ही माँ हम तीनों भाई या मुझे या बहन को बता देती। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं अंतर्मन का संबंध, जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। इसमें क्या है कि मन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन की जानता है, उन भावनाओं को अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। तो माँ और पिता भी अंतर्मन से जुड़े हुए थे। इसी कारण पिता इस समय अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या करने का विचार कर रहे हैं, यह माँ को पहले ही जैसे महसूस हो जाता था। इसी कारण जब पिता आने वाले होते तो माँ को उसका अनुमान पहले ही लग जाता था और वो उसी के अनुसार जो है तैयारियां शुरू कर देती थी। कोई चिट्ठी आई है क्या? भाई पूछते। उन्हें पता था पिता चिट्ठी नहीं लिखते, फिर भी। नहीं, माँ मुस्कुरा देती। फिर कुछ नहीं, तुम दोनों शाम को जल्दी घर लौटना। ऐसा नहीं कि कॉलेज से निकलकर तो किसी दोस्त के घर चला जाए और यह इधर उधर भटकता फिरे। बिना किसी चिट्ठी के भी पिता के आने की खबर माँ को कैसे मिल जाती है, मुझे ताज्जुब होता। जिस दिन पिता को आना होता उस दिन माँ पूरे घर की सफाई करती। पिता के कुछ कपड़े जिन्हें वो सिर्फ घर आने पर ही पहनते और कभी वापसी के वक्त अपने साथ नहीं ले जाते, एक अलमारी में रखे रहते थे। साफ धुले हुए होने के बावजूद उस सफ़ेद कुर्ते और पायजामे को माँ फिर धोकर सुखा देती थी। मतलब जो माँ है वो पिता के आने की पूरी तैयारियां करती। अंतर्मन के रिश्तों के कारण माँ को ये महसूस हो जाता कि आज जो है पिता घर आने वाले हैं। यह सोचकर बच्चों को बड़ा ताज्जुब होता था कि ना जाने कैसे माँ को पिता के आने की जो सूचना है वो प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उस दिन माँ अपने पति के आने की तैयारियां करती, घर की साफ सफाई करती। जो कपड़े धुले हुए हमेशा घर पर रहते थे उनको भी बार बार धोती, उन्हें सुखाती। ऐसे दिनों में शाम होते ही माँ और बहन के बीच एक खेल सा शुरू हो जाता। घर का काम करते हुए या काम से फारिग होकर काम निपटाने के बाद वो दोनों आंगन में बैठी पिता की नौकरी और उनकी आदतों के बारे में बातें करती। मैं उन दोनों के इर्द गिर्द होता, जबकि भाई ऊपर अपने कमरे में रेडियो सुन रहे होते। यहाँ पर खेल से मतलब ये है कि हर बार जब पिता आने वाले होते तो माँ और बहन अपने अपने काम करते हुए या काम को निपटा कर आंगन में बैठी पिता के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में, उनकी आदतों के बारे में बातें करती रहती और पल पल की सूचना जैसे माँ उसे देती रहती। तो ये बच्चों को एक खेल के जैसा प्रतीत होता था। वे माँ और बहन के इर्द गिर्द ही घूमते रहते और जो बड़ा भाई है वो रेडियो सुनने में व्यस्त रहता था। चावल बीनते हुए बीच में रुक कर बहन पूछती, अब इस वक्त बाबू क्या कर रहे होंगे? माँ घड़ी की तरफ देखती, एक पल सोचती, फिर कहती, वे दफ्तर से रवाना हो चुके हैं, बल्कि ठहरो, वे स्टेशन पहुँच गए हैं और प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके बाद कुछ देर तक वो दोनों अपने अपने कामों में लगी रहती या फिर दूसरी बातें किया करती। थोड़ी देर बाद बहन पूछती, अरे
अब बाबू क्या कर रहे हैं माँ? और जवाब में माँ कहती, वे ट्रेन में बैठे हैं और घर के बारे में सोच रहे हैं। मतलब माँ इतने ज़्यादा रूप से, इतने अच्छे अंतर्मन से माँ पिताजी से जुड़ी हुई थी कि वो उनके एक एक पल की खबर इस तरह से व्यक्त करती थी जैसे कि सब कुछ उनके सामने ही घटित हो रहा हो। इसी तरह रात 10-11 बजे तक वो दोनों पिता की प्रतीक्षा किया करते। कभी कभी मैं भी उनकी इस प्रतीक्षा में शामिल हो जाता। मैं इसे प्रतीक्षा का खेल कहता, जिसमें माँ कभी नहीं हारती, वो हमेशा जीतती। हालांकि कई बार मैं चाहता था कि किसी दिन माँ का अनुमान गलत हो जाए और पिता एक दिन बाद घर आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। मतलब माँ जो है पिताजी के आने की प्रतीक्षा रात तक करती और इस प्रतीक्षा में जो बहन है वो उनका साथ देती। वो बहन जो है थोड़ी थोड़ी देर में पिताजी के आने के बारे में पूछती रहती थी और माँ उसे जैसे सामने ही उसके घटित हो रहा हो इस तरह से सारी चीज़ें बताती रहती थी। इसी कारण छोटे बच्चे को यह एक खेल के जैसे लगता कि प्रतीक्षा करना भी एक खेल हो गया है। माँ किस तरह से पूरे घटनाक्रम को बताती जा रही है। कभी कभी उस बच्चे को ये लगता, बच्चा यानी जो कहानीकार है, जो कहानी कह रहा है, उसे ये लगता कि काश माँ का ये अनुमान गलत हो जाए और पिता उस दिन ना आए बल्कि अगले दिन आए। लेकिन ऐसा नहीं था, माँ का अनुमान हमेशा ही सही होता था। 11 बजे के आसपास का जो वक्त होता वह इस खेल का सबसे रोमांचक समय होता। इन क्षणों में जैसे माँ की आंखों में दूरबीन लग जाती। थोड़ी थोड़ी देर बाद वे घर बैठी बातें बताने लग जाते जो स्टेशन और घर के बीच में रास्ते पर हो रही होती। उनके बताने का अंदाज भी कुछ अजीब सा होता। ऐसा लगता जैसे सामने की दीवार पर कोई फिल्म चल रही हो और जिसे सिर्फ वे ही देख सकती हूँ। बहन और मैं, हम दोनों मूक श्रोता बने, अर्थात बिल्कुल चुपचाप सुनते हुए माँ की कमेंट्री सुनने लग जाते। मतलब जब 11 बजे के आसपास होता, जब पिता के आने में कुछ समय ही शेष रह जाता, तो उन क्षणों में ऐसा लगता था जैसे माँ की आंखों में दूरबीन लग गई हो। पिता के पल पल की खबर वो इस तरह से बच्चों को सुनाती थी जैसे उन्हें दिखाई दे रहा हो कि पिता अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। तो ये सब जो है ऐसा लगता कि एक फिल्म को देखकर उसका सीन जो है माँ बताती जा रही है और बच्चे क्योंकि उस फिल्म को देख नहीं पा रहे तो मूक श्रोता बने, अर्थात चुपचाप केवल सुन रहे हैं माँ की उस कमेंट्री को। कमेंट्री यानी आंखों देखा हाल जो है माँ वो बताती जा रही हो, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। अब तेरे बाबू स्टेशन से बाहर निकल आए हैं, वे रिक्शा वाले को बुला रहे हैं। लो, अब रिक्शा चावड़ी बाजार की तरफ बढ़ गया है। अरे, यह मिठाई लानी क्या ज़रूरी है? मिठाई का पैकेट थैली में रखकर वो रिक्शा में बैठ गए हैं। 11 में 10 मिनट बाकी हैं। वो रिक्शा से उतर गए हैं, अब घाटी चढ़ रहे हैं। बस 5 मिनट और लगेंगे। लो, वो गली में मुड़ गए, अब घर की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और अब दरवाजे के ऐन पास। इस तरह से जो माँ है वो बिल्कुल इस तरह से पूरे घटनाक्रम को बताती जैसे कि वो सब अपनी आंखों से देख रही हूँ। पिताजी का स्टेशन पर उतरना, मिठाई खरीदना, रिक्शा पकड़ना, घर की तरफ आना, घाटी पर चढ़ना, गली में मुड़ना, इवन घर की सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब पूरा घटनाक्रम माँ पूरी फिल्म के सीन की तरह अपने बच्चों को बताती जा रही थी। माँ के चुप होते ही कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे ठहर सा जाता। इस ठहरे हुए समय में मेरे मन में यह हिंसक सी उम्मीद बंधती कि माँ का अनुमान काश गलत हो गया। लेकिन क्यों ही यह ठहरा हुआ समय बीतता, घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती और बहन को पीछे छोड़कर मैं भागता हुआ दरवाजे तक पहुँचता और सचमुच पिता एक कोने में चप्पल खोलते मिल जाते। लेकिन यह वाकया शरद पूर्णिमा का है। उस दिन पिता नहीं आए। माँ ने सुबह ही कह दिया था कि इस बार वो शायद ही आ पाए, पर यह बात मैं तो मान ही नहीं सकता था कि भाई की सालगिरह हो और पिता ना आए। हम तीनों में से किसी का जन्मदिन होता, पिता उस दिन घर रहते। यह एक अलिखित मगर पक्का नियम था घर का। इसमें कहानीकार ये बता रहा है कि उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन पिता के आने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था और माँ ने भी ये कह दिया था कि वो इस बार
शायद ही आ पाएंगी। लेकिन जो भाई है वो यह नहीं स्वीकार कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भाई बहन का जन्मदिन होता तो पिता हमेशा वहाँ उपस्थित होते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं थे। तो इसको जो भाई है, जो छोटा बच्चा है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि जब पिता हमेशा सालगिरह पर उपस्थित रहते हैं तो उस दिन भी वो अवश्य ही होंगे, क्योंकि यह तो एक पक्का नियम था इस घर का कि पिता हमेशा हर एक के जन्मदिन पर घर में उपस्थित रहे ही थे। माँ ने उस दिन खीर बनाई थी और हम सब देर रात तक छत पर बैठे गपबाजी करते रहे। मेरी तरह बहन और भाई ने भी यही सोचा था कि इस बार माँ से चूक हो गई है, इसीलिए माँ को अलग रखते हुए हमने प्रतीक्षा का खेल शुरू करना चाहा, पर हम तल्लीन नहीं हो पाए। माँ सुई धागा लिए छत पर जरा दूर बैठी थी। वे इस रात 21 दफ़ा सुई में धागा पिरोया करती। उनका विश्वास था कि इस रात चांद की रोशनी में सुई पिरोने से आँख की रोशनी तेज होती है। अब यहाँ पर कहानीकार बता रहा है कि माँ उस दिन अपने नित्य कर्म करती रही, लेकिन हमें लगता था कि नहीं, माँ से इस बार अवश्य ही गलती हो गई है, क्योंकि हर शरद पूर्णिमा पर घर आने वाले पिता इस बार भी जरूर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने माँ को साइड में बिठाकर खुद वही प्रतीक्षा का खेल खेलना चाहा जो माँ हमेशा खेला करती है। लेकिन जो आंतरिक जुड़ाव माँ का पिता से था, वो आंतरिक जुड़ाव शायद बच्चों का अपने पिता से नहीं था। इसी कारण उतनी तल्लीनता, उतना मगन हो पाना उनके जो गेम है, उनका जो खेल है, उसमें नहीं आ पाया था। अब माँ जो है एक परंपरा को निभा रही थी, वो परंपरा जो सदियों से चली आ रही थी कि सुई धागा जो है पिरोने से 21 बार अगर उसको पिरो दिया जाए तो आँखें तेज हो जाती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। और इसी परंपरा को देखा देखी बहन भी करती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये एक रिवाज है, एक परंपरा है जो कि हमेशा से चली आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको निभाते जा रहे हैं। इस बार पिता नहीं थे तो भाई अनमने थे। भाई क्यों अनमने थे? क्योंकि हर किसी की सालगिरह पर हमेशा आने वाले पिता आज नहीं आ पा रहे थे। इसी कारण भाई क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। मुझे दुख था कि दुनिया में सिर्फ एक ही चाँद है। इससे पहले मैं और भाई और बहन चाँद को आइसक्रीम की पिघलती हुई डली कहकर हंसे थे। क्यों थी वो आइसक्रीम की पिघलती हुई डली? क्योंकि जिस प्रकार आइसक्रीम पिघलती जाती है उसका रूप परिवर्तित होता जाता है, बिल्कुल वैसे ही चाँद भी क्या है, जब पूरा चाँद खिलता है पूर्णिमा के दिन, वो धीरे धीरे कम होता हुआ अमावस के दिन गायब हो जाता है। जैसे कि उसका जो रूप है वो आइसक्रीम की तरह क्या हो रहा है, रोज परिवर्तित हो रहा है, कम 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 और कम। तो इसी कारण भाई बहन उसके कम होते स्वरूप को नित्य देखते थे और इसी कारण उसे आइसक्रीम की पिघलती हुई डली कह रहे थे। अब जब मैंने कहा था कि चाँद एक ही क्यों है, तो बहन को मजाक सूझा। दुनिया बनाते वक्त ईश्वर ने तुमसे सलाह ली होती तो तुम क्या करते? ये जितने तारे हैं उतने ही चंद्रमा बनाने की सलाह दे सकता था। भाई भी मजाक में शामिल हो गए। जरूर मैं यही कहता ईश्वर से, मैंने कहा। इससे तो अच्छा था तुम आसमान में आईने रख देने की सलाह देते और सिर्फ एक ही चाँद के कई प्रतिबिंब हो जाते। माँ हमारी बातचीत सुन रही थी और वो भी मेरी सनक का मजाक उड़ाने लगी। पिता उस रात नहीं आए, बल्कि तीसरे दिन कहीं जाकर उन्हें छुट्टी मिली। पर आने पर उन्होंने वह सारी बातचीत जो उस रात छत पर हमारे बीच हुई थी इस तरह बताई जैसे वो खुद शरद पूर्णिमा की रात छत पर हमारे साथ मौजूद रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ? क्या वे कोई जादू जानते थे? बिल्कुल, वो जादू जानते थे, पर वो जादू अलग किस्म का था। पिता का चीज़ों में तब्दील हो जाने का जादू। ये जादू क्या था? वही टेलीपैथी जो हमेशा माँ आजमाती रही थी, क्योंकि जिस माहौल में इंसान रहता है उस माहौल से इंसान का जुड़ाव हो जाता है। उस घर का रहन सहन, उस घर में क्या क्या क्रियाएं उस दिन होती हैं, ये सब जब उस घर में रहने वाला सदस्य है वो जानता है। इसी कारण पिता उस घर में शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है यह सब जानते थे। बच्चों से जुड़ाव के कारण वो ये महसूस कर सकते थे कि बच्चे उस दिन क्या सोच रहे होंगे, और इसी आंतरमन के जुड़ाव के कारण, आंतरिक जुड़ाव के कारण
उन्होंने पूरे की पूरे घटनाक्रम का वही ब्यौरा बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तभी बच्चों को ये लगा कि क्या पिता को कोई जादू आता है जो कि वो सब कुछ जानते हैं। यह जो करतूत थी असल में घर की करतूत थी। घर उस दूसरे शहर से भी जो करीब 150 किलोमीटर दूर था और जहाँ पिता नौकरी करते थे, इतना साफ दिखाई देता था उन्हें कि माँ की तरह वो भी आसानी से अनुमान लगा सकते थे। मतलब जैसे कि माँ एक दूरबीन की तरह दृष्टि हो जाती थी उनकी जब पिता घर आने वाले होते थे, बिल्कुल वैसे ही पिता भी आंतरिक रूप से, अंतर्मन से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से जुड़े हुए थे। इसी कारण किसी दिन विशेष पर घर पर क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, बच्चे क्या सोच रहे होंगे, पत्नी क्या कर रही होगी, ये सब कुछ वो महसूस कर रहे थे। यही तो है टेलीपैथी। और सपने से बाहर एक पिता की जीवनी, मतलब ये सब तो था एक सपने सी तरह प्रतीत होता हुआ, लेकिन वास्तविकता अंत में क्या थी। अपनी जिंदगी में पिता वह सब हो सकते थे जो वे खुद या हम चाहते। घर में सबसे छोटा मैं था। मेरी इच्छा थी उन्हें घोड़ा बनकर खूब तेज भागते रहना चाहिए। भाई मुझसे बड़े थे, वो चाहते थे पिता नाव बने ताकि बारिश के दिनों में हम चाहें तो नदी पार कर सकें। मतलब ये है कि पिता ने अपनी ज़िंदगी अपने अनुरूप कभी नहीं जी। वो केवल दूसरों के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपनी पत्नी के लिए जीते रहे। घर में सबसे छोटा होने के कारण मेरी क्या इच्छा थी, यानी कहानीकार क्या सोचते थे कि वो मेरे लिए घोड़ा बने, मैं उनके साथ खेलूं, वो घोड़ा बनकर बहुत तेज भागे। और भाई क्या चाहता था कि पिता नाव बने ताकि बारिश के दिनों में वो नदी पार करा दे। नाव से आशय है कि जब भी मेरे लिए कोई मुसीबतें आ जाएं, वो बारिश के दिन जब मैं कहीं फंस जाऊं, जब मैं किसी मुसीबत में अटक जाऊं, तो पिता एक नाव बनकर मुझे उस मुसीबत से पार लगा दे। माँ और बहन का ख्याल था कि उन्हें छाते में बदल जाना चाहिए, जो धूप में भी उतना ही जरूरी है जितना बारिश में। मतलब माँ और बहन चाहती थी कि पिता रूपी जो छाता है, जो छत है, वो हमेशा उनके सिर पर बनी रहे। जो पिता है एक साए के रूप में हमेशा उनके साथ रहे, क्योंकि हर सुख में, हर दुख में उन्हें पिता की ज़रूरत है। सुख हो तब भी वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि दुख में। घर में किसी एक की भी इच्छा अधूरी रह जाती तो पिता कष्ट पाते, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक वे घोड़े और नाव और छाते में बदलते रहे। अर्थात जब भी पिता को यह महसूस होता तब कि वो अपने जो ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए हैं, तब उन्हें बड़ा ही कष्ट होता था। बदलना अपने को थका लेना है। एक दिन पिता ने कहा, उनकी उम्र तब 60 साल थी। वे सचमुच थके हुए घोड़े की तरह हाँफ रहे थे। अब लालटेन या कुतुबनुमा जैसी कोई चीज़ हो जाना चाहते थे। मतलब वो जिंदगी की रफ्तार से अब थक चुके थे। अब वो चाहते थे ठहर जाना। हम लेकिन चाहते थे कि वे बच्चों की पसंद के हिसाब से हारमोनियम बने और कमरे में बैठ जाएं। एकदम नई चीज़ था शुरू शुरू में हारमोनियम घर के लिए। कौतूहलवश बच्चे उन्हें घेर कर बैठ जाते और जब मन होता बजाते। अर्थात बच्चों के लिए बड़ा अच्छा था ये अनुभव कि पिता हारमोनियम की तरह घर में बैठे, मतलब उन्हें कहानियाँ सुनाएं। बच्चों को शुरू शुरू में ये बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जल्दी ही वे सब इससे क्या हो गए, परेशान हो गए। उनके सुर बिगड़ गए। मतलब अब पिता का घर पर इस तरह हर समय बैठे रहना बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था। यह भी तब हुआ जबकि बच्चे हारमोनियम से उकता गए थे। हारमोनियम बने पिता बच्चों की उपेक्षा से आहत होकर स्वतः बजने लगे, कई बार तो आधी रात हो जाने पर भी। असल में वो चाहते थे कि अब हम सब पहले की तरह चकित से उनका किसी भी चीज़ में बदल जाने का जादू देखें और उन्हें घेरे रहें। शायद इसी कारण बिना किसी से पूछे एक दिन वे पेड़ हो गए। देखा जाए तो यहीं से उनकी कठिनाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। मतलब जब पिता को घेर कर बच्चे रहते थे, उनसे कुछ पूछते थे, चकित होते थे, तब पिता को अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते गए, तो उन्होंने पिता से बातें करना कम कर दिया और यह उनके दुख का कारण बनता चला गया। और यहीं से शुरू हुई उनकी कठिनाइयाँ। पेड़ में तब्दील होकर घर में वो जहाँ बैठते वहीं धंस जाते, कभी भाई के कमरे में, कभी मेरे कमरे में। मतलब ये कि अब उन्हें कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी कि
उनका शरीर वृद्ध हो गया था, उन्हें बीमारी लग गई थी, इस कारण अब उनसे उठना मुश्किल हो गया था। वो चल फिर नहीं पाते थे, जहाँ बैठते वहीं बैठे रह जाते थे। बार बार उन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाना पड़ता, जो एक मुश्किल का काम था। इसलिए एक दिन हमने उनसे प्रार्थना की कि वे पेड़ के सिवाय कुछ और हो जाएं। पेड़ होकर पिता खुद कष्ट पा रहे थे, क्योंकि उखाड़ते वक्त ना चाहते हुए भी जरा सी बेरहमी हो जाती और जड़ों के टूटने से उनका शरीर थर थर कांपता। मतलब ये कि पिता इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो खुद से चल फिर नहीं पाते थे। बच्चे उनको उठाकर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, लेकिन इस बीच भी क्या होता था कि उनको गोदी में उठाते वक्त भी उनके कहीं सख्ती से पकड़ा जाता या उनका हाथ पैर घुटना कुछ मुड़ जाता तो उन्हें दर्द का अनुभव होता था। ना चाहते हुए भी उन्हें दर्द महसूस बच्चों के द्वारा करवाया जाता था, जबकि बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। हमारी बात मानते हुए वो फिर से पिता बने, मगर उनके शरीर का कंपन यथावत रहा। मतलब उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन वृद्धावस्था में शरीर में जो कंपन होता है वो कम नहीं हो पाया। डॉक्टर के मुताबिक इस बीमारी का नाम पार्किंसन था और यह लाइलाज थी। लेकिन डॉक्टर को पता नहीं था कि पिता खुद को बदलने का जादू जानते हैं। वह एक पर्ची पर कुछ दवाइयों के नाम लिखकर घर से अभी गया ही था कि पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बेशक वो कमज़ोर हो चुके थे, मगर इतने भी नहीं कि एक बार और न बदल सकें। उनका चेहरा लाल था, हाथ पैर कांप रहे थे, वो बदलने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में 3-4 मिनट लगे। इन 3-4 मिनटों में ही शरीर की पूरी ताकत लगाकर वो एक तस्वीर में तब्दील हुए और मेरे कमरे में टीवी के दाईं ओर, जहाँ दीवार खाली थी, टंग गए। मतलब यहाँ पर कहानीकार यह कहना चाहता है कि अंत में उन्होंने खुद कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो खुद को नहीं बदल पाए और अंत में उनका देहावसान हो गया और एक तस्वीर के रूप में अब वो केवल एक दीवार पर ही स्थान पा रहे हैं। ये जो अंतिम पैराग्राफ है अत्यंत ही मर्मस्पर्शी है। एक पिता के आखिरी क्षण, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी कितनी बेबस, कितनी मजबूर हो जाती है, उसे कहानीकार ने बड़े ही अच्छे शब्दों में हमारे सामने व्यक्त किया है। तो ये है एक पिता द्वारा किया गया समर्पण, एक पुत्र की द्वारा अपनी आंखों से अपने पिता की उन स्मृतियों को याद करना, जिसे एक कहानी के रूप में हमारे सामने स्पष्ट किया गया है। तो ये है आज की कहानी स्मृतियों में पिता। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस कहानी के कुछ प्रश्नोत्तरों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।